मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज आपके लिए जो बड़ी खबरें लेकर आ रही हूं, जिन पर माइक ऑन कर रही हूं, एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात होगी, बचत के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम ने जो अपील की, पहले खुद करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने कैसे अपने काफिले में कटौती की और अब वो दुनिया से, देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कटौती वो भी करें। क्या विपक्ष उनकी बात सुनेगा? आज इस पर बात करूंगी। इसी के साथ बात होगी अखिलेश यादव के भाई अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है क्या? क्योंकि उनकी मौत को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते कैसे थे? यादव परिवार में प्रतीक यादव की क्या जगह थी? आज इस सब के बारे में आपको बताऊंगी। इसी के साथ आज बात करेंगे चीन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं उस बीच ईरान की मदद करने वाले चीन के पास पहुंच गए। अब चीन के पास जाकर डोनाल्ड ट्रंप क्या नई डील लेकर आएंगे? क्या वहां से कोई बड़ी खबर आएगी जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा? आज इसकी भी बात होगी। और इसी के साथ बात करेंगे विजय पर विश्वास की, क्योंकि आज विश्वास मत हासिल कर लिया है विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में। लेकिन समस्या एक और खड़ी हो गई, कैसे उनके अपने सहयोगी दल विजय को घेरना शुरू कर चुके हैं। आज इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करती हूं प्रतीक यादव की और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई उनकी मौत की। आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे राजनीतिक जगत में एक तरह से हड़कंप मचाया, लेकिन जिसकी मौत की खबर आई वो राजनीति से बेहद दूर रहा। हम बात कर रहे हैं प्रतीक यादव की, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की। राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव की ये तस्वीरें देखिए और जानिए कि कौन थे प्रतीक यादव। अक्सर उन्हें इस तरह की तस्वीरों में देखा गया, कहीं बंजी जंपिंग करते हुए, कहीं जिम जाते हुए, कहीं पर प्लेन उड़ाते हुए। ये प्रतीक यादव हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे। लेकिन इनकी मौत की खबर आज सुबह सुबह आ गई। तस्वीरें आपको दिखाती, उनकी मौत की खबर आई और कैसे उसके बाद सारे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता थे, खुद अखिलेश यादव उनसे मिलने, उनके परिवार पर मिलने पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, मुलायम सिंह के छोटे बेटे को अस्पताल उनके शव को ले जाया गया। ये उस समय की तस्वीरें हैं। प्रतीक यादव की मौत से कैसे यादव परिवार में एक हड़कंप मचा, मैं उसको भी दिखाऊंगी। लेकिन अखिलेश यादव सुबह सुबह जैसे ही खबर आई अस्पताल पहुंच गए। वो तस्वीर भी आपको दिखा रही हूं। अखिलेश यादव पहुंचे थे, वहां पर मीडिया ने उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा और वो प्रतीक यादव की मौत पर कैसे कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आगे आपको सुनवाऊंगी। लेकिन अखिलेश यादव का सुबह सुबह पहुंचना सीधे सीधे बताता है कि अखिलेश और प्रतीक यादव में किस तरह के रिश्ते थे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। योगी आदित्यनाथ आज दोपहर कैसे श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रतीक यादव को। अब एक समय ऐसा भी था जब पूछा जाता था कि क्या प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई। ये तस्वीरें आई जब योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे अपर्णा यादव से, उनकी पत्नी और शोक संतप्त परिवार। आपको बताती हूं कि कौन थे प्रतीक यादव जिनकी मौत के बाद यूपी की सियासत में इतनी चर्चाएं हो रही। प्रतीक यादव मुलायम सिंह और साधना गुप्ता के बेटे थे। मुलायम सिंह ने 2003 में साधना गुप्ता से शादी की थी। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता। मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती के बेटे हैं अखिलेश यादव, यानी कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं प्रतीक यादव। 2017 में मुलायम अखिलेश में तनातनी भी हुई थी। दोनों में समाजवादी पार्टी पर कंट्रोल को लेकर एक तरह से तनातनी हुई थी और तब अखिलेश और प्रतीक यादव के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। प्रतीक यादव ने अपनी कार की एक फोटो पोस्ट कर दी थी। प्रतीक यादव ने 4.5 करोड़ की गाड़ी की फोटो पोस्ट की थी और प्रतीक के पोस्ट से समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान का दावा किया जा रहा था। अब 2017 में
समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव भी हार गई थी। 2017 में प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव भी चुनाव हारी थी। बाद में अपर्णा यादव ने 2022 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाली, वो तस्वीर जहां पर मुलायम परिवार का फैमिली फंक्शन है और कार्यक्रम जब प्रतीक यादव आखिरी बार अखिलेश यादव से मिले थे। तो ये तस्वीर है, प्रतीक ने अखिलेश यादव के पैर छुए थे। ये तस्वीरें देखिए, प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अपर्णा यादव, उनकी दोनों बेटियां, वो अखिलेश यादव से मिले, अखिलेश यानी बड़े भाई के पैर छुए। ये तस्वीरें, ये वो वीडियो बताया जा रहा है जब आखिरी बार अखिलेश यादव से मिले और इसका जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया था। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले प्रतीक से मेरी मुलाकात हुई थी। आज सुबह जब प्रतीक यादव की मौत की खबर आई तो आपको बताती हूं कि क्या कुछ डिटेल्स उसके बारे में उभर कर सामने आए। प्रतीक की मौत आखिर कैसे हुई? प्रतीक के जिम पार्टनर स्वप्नेश पांडे का बड़ा बयान आया। रात 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ी, प्रतीक अपने ही घर में गिर गए, ये उन्होंने ही बताया। प्रतीक को उसी वक्त सिविल अस्पताल ले जाया गया। तबीयत सुधरने पर प्रतीक को वापस घर भेजा गया। प्रतीक यादव की तबीयत रात में एक बार फिर से बिगड़ गई। प्रतीक यादव का ड्राइवर सिविल हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टरों से कहा कि प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर प्रतीक के घर पहुंचे, शरीर में हरकत नहीं थी। सुबह 5:55 पर प्रतीक सिविल अस्पताल लाए गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रतीक को ब्रॉट डेड बताया, यानी कि उनकी मृत्यु अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टरों ने पार्थिव शरीर अस्पताल में ही रोक लिया। पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर केजीएमसी भेजा गया और सीएमओ की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद विसरा को सुरक्षित रखा गया है। अब जो विसरा सुरक्षित रखा गया है उसे लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो सवाल क्या है और किस तरह का संदेह उठ रहा है इस मौत पर। लेकिन आपको पहले सुनाती हूं कि प्रतीक यादव की मौत से अखिलेश यादव कैसे भावुक दिखाई दिए। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने प्रतीक को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए पहले भी कहा था। सुनिए। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो परिवार के लोग कहेंगे उसी के हिसाब से आगे हम किसी भी तरह के कानूनी विकल्प पर भी विचार करेंगे। अब आपको बताती हूं कि अखिलेश यादव को यह क्यों कहना पड़ रहा है। 4 थ्योरीज प्रतीक यादव की खुलकर उनकी मौत की सामने आ रही है। पहली थ्योरी कहां से आई? अखिलेश यादव ने कहा कि बिजनेस में घाटा हुआ, वो डिप्रेशन का शिकार थे, ये अखिलेश यादव ने कहा। अब दूसरी थ्योरी आपको बता रही, जब तक मैं उस थ्योरी पर हूं उसी पर रहिए प्लीज। रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा? वो सपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि शरीर नीला पड़ गया था, शरीर पर जख्म थे और जहर देने का शक है। ये रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के। और अगर वो कह रहे हैं कि जहर देने का शक है तो सोचिए कि ये हड़कंप मचाने वाली ही खबर है। वहीं मुकेश बहादुर सिंह, जो कि अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोटापे की सर्जरी कराई थी और उस वजह से भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ अगली थ्योरी आपको बताती हूं, जो मेदांता अस्पताल की डॉक्टर हैं, डॉक्टर शर्मा, वो कह रही हैं प्रतीक के फेफड़ों में खून जमा हो गया था और इस वजह से भी ये मौत हो सकती है। तो ये अलग अलग मामले हैं, ये अलग अलग बयान हैं और इन बयानों की वजह से ही ये संदेह बढ़ा है। जरा आपको सुनवाती हूं समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेता प्रतीक यादव की मौत की जांच की मांग कैसे कर रहे हैं। किसी सामान्य मौत पर पोस्टमार्टम नहीं होता है। संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण उनकी मौत का पोस्टमार्टम हुआ। हम लोगों ने ये मांग करी है कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए। उनकी मौत सामान्य नहीं है। हम लोगों ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से इनकी प्रतीक यादव की मौत की जांच कराई जाए। और जो मुलायम सिंह जी
ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहा था और आज असामयिक उनकी मृत्यु हुई, ये बहुत ही दुखद है। मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और निश्चित तौर से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि कारण क्या है। अब आपको ये बताती हूँ कि प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है। फेफड़ों में खून जमने से हार्ट फेल हुआ है। प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। चोट के सारे निशान मृत्यु से पहले के हैं। शरीर के दाईं तरफ चोट के 5 निशान मिले। सीने, दाएं हाथ, बाजू और कोहनी के पास भी चोट के निशान। बाएं हाथ की कलाई पर भी चोट के निशान मिले। अब चोट के कुछ निशान 5 से 7 दिन पुराने हैं और चोट के कई निशान 1 दिन पुराने हैं। चोट का रंग नीला, लाल और भूरा बताया गया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात आपको बता रही हूं। इन रंगों से इंटरनल ब्लीडिंग का इशारा हो रहा है। हार्ट और फेफड़ों के धक्कों से के जो सैंपल हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे आगे की जांच में मदद मिल सकती है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल उठ रहे हैं जिनको लेकर अब आगे की जांच की बात हो रही है। अब आपको ये बताती हूँ, प्रतीक यादव एक जिंदा दिल इंसान थे। उनकी ये तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। तस्वीरें उनकी बेटी के बर्थडे के मौके पर। ये तस्वीरें देखिए, पत्नी और बच्चों के साथ उन्होंने कैसे ये बर्थडे मनाया था। प्रतीक यादव अपनी बेटियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव उनके साथ है, दोनों बेटियों के साथ। आप देख रहे हैं प्रतीक यादव को इस सेलिब्रेशन में हंसते खेलते हुए, और बेटियों का साथ देखिए किस तरह से प्रतीक यादव इन तस्वीरों में उसमें खुश हो रहे हैं और उन पलों को जी रहे हैं। प्रतीक यादव ने ब्रिटेन के लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। प्रतीक यादव शुरू से ही राजनीति से दूर रहे। रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते थे। जिम के अलावा कंस्ट्रक्शन का भी उनका बिजनेस था। महंगी गाड़ियां और सुपर बाइक्स के शौकीन थे। 14 साल पहले अपर्णा से उनकी लव मैरिज हुई थी। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की 2 बेटियां हैं जिनको अभी आपने तस्वीरों में देखा, उस वीडियो में देखा। उतार चढ़ाव वाला रहा है प्रतीक और अपर्णा का रिश्ता भी। प्रतीक यादव ने 19 जनवरी को तलाक का ऐलान कर दिया था और प्रतीक यादव ने कहा था कि अपर्णा ने जिंदगी मेरी नरक बना दी। 9 दिन बाद दोनों में सुलह हो गई थी और प्रतीक ने अपर्णा के साथ एक फोटो पोस्ट की थी। तस्वीर के साथ लिखा था ऑल इज गुड। तो ये सब कुछ भी घटा, लेकिन इन सब के बाद रिश्ते ठीक हो गए और उसके बाद ऑल इज गुड वाला ये पोस्ट प्रतीक यादव का आया। अब इस बीच लखनऊ पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने प्रतीक का फोन अपने कब्जे में ले लिया है, लैपटॉप भी ले लिया है। पुलिस का मानना है कि अगर प्रतीक की मौत को लेकर जांच की जरूरत पड़ी तो ये जांच में मददगार हो सकते हैं। पुलिस ने प्रतीक का कमरा भी सील कर दिया है। तो ये भी आपको बताऊं कि पुलिस ने अभी इस जांच को खत्म नहीं किया है। पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए ही उनका लैपटॉप और उनका मोबाइल अपने साथ ले गई। लंबोर्गिनी की सवारी, टॉप गन स्टाइल में प्लेन उड़ाया, F1 ट्रैक पर कार दौड़ाई, फिटनेस के धुरंधर प्रतीक यादव जिंदा दिल इंसान थे। सोशल मीडिया पर करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स, बड़ी फैन फॉलोइंग, लग्जरी लाइफ, प्रीमियम जिम के मालिक, लंबोर्गिनी की शौकीन, यही पहचान थी प्रतीक यादव की। लखनऊ में मशहूर अपनी नीली लंबोर्गिनी में प्रतीक ने न जाने कितने वीडियो शूट किए होंगे। उनकी गाड़ी की आवाज पूरे लखनऊ में गूंजती थी। शहर में एकमात्र लंबोर्गिनी उनके पास थी जिसे उन्होंने 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। सड़क से सीधा एक दिन प्रतीक यादव F1 ट्रैक पर पहुंच गए। वहां उन्होंने फॉर्मूला 1 कार दौड़ा दी। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर कई वीडियो हैं।
जिसमें वो रेसिंग कार्स चलाते दिख रहे हैं। प्रतीक ने रेड बुल रेसिंग, मर्सिडीज AMG, फरारी जैसी कार्स फार्मूला 1 के ट्रैक पर दौड़ाई है। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, वो प्लेन उड़ाने का भी शौक रखते थे। जमीन से आसमान तक की सैर उनके लिए एक आम बात थी। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट करीब 5 सप्ताह पहले 3 अप्रैल को सामने आया था। इस पोस्ट में वो EA-300 विमान उड़ाते दिखाई दिए थे। वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, द इंजन रोडेड, द स्काई ओपनड अप एंड आई टुक कंट्रोल। उन्होंने इस अनुभव की तुलना फिल्म टॉप गन से करते हुए इसे बेहद रोमांचक और यादगार पल बताया था। प्रतीक को एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शौक था। सोशल मीडिया पर उन्होंने बंजी जंपिंग का वीडियो शेयर किया था। लखनऊ के गोमती नगर में प्रतीक यादव का खुद का जिम था, जिसका नाम आयरन कोर फिट है। वो खुद भी फिटनेस के शौकीन थे। शानदार बॉडी बनाई थी और कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी ले चुके थे। लग्जरी लाइफ और ग्लैमर से भरी जिंदगी के अलावा प्रतीक की एक और शख्सियत थी। उन्हें जानवरों से बेहद लगाव था। स्ट्रे डॉग के लिए उन्होंने जीव आश्रय नाम का शेल्टर होम खोला था। 38 साल की उम्र में अचानक प्रतीक यादव का चले जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बचत के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कैसे लीड फ्रॉम एग्जाम्पल, ये यानी कि लोगों के सामने रख दिया है कि कैसे वो खुद सबसे पहले उदाहरण पेश कर रहे हैं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से अपील कर रहे हैं कि आप ईंधन बचाइए। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, कारपूल कीजिए। तो आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले नजीर खुद पेश किए, सबसे पहले खुद उदाहरण पेश किया। उनके काफिले की तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को घटा दिया है और ये तस्वीरें सामने आई जब उनके काफिले में ये 2 गाड़ियां जाती हुई नजर आई। अब अगर आपने प्रधानमंत्री का काफिला देखा होगा, आपने टीवी पे तो जरूर देखा होगा, कई गाड़ियां नजर आती है उस काफिले में, लेकिन आज ये काफिला नजर आया। यानी प्रधानमंत्री ने खुद उदाहरण देकर लोगों से कहा, मैं भी कर रहा हूं, आप भी हो सके तो करिए। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में, यानी कि वो दूसरी तस्वीर देख लीजिए, पहले प्रधानमंत्री का काफिला कैसा होता था। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री जब सामान्य दिनों में निकलते हैं तो कुछ इस तरह का उनका काफिला होता है। बहुत सारी गाड़ियां उनके साथ चलती है क्योंकि उनका एक पूरा एक प्रोटोकॉल है, उनकी सुरक्षा के तहत ये सारी गाड़ियां साथ चलती है। लेकिन ये पहले का काफिला है। प्रधानमंत्री सामान्य दिनों में इस तरह के काफिले के साथ चलते थे, लेकिन इसे घटा दिया गया है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, कर्तव्य पथ। ये देखिए, अब आप इस दौरान देखिए प्रधानमंत्री की ये तस्वीर, उनकी गाड़ियों, उनके काफिलों की तस्वीर देखिए। कितनी गाड़ियां यहां नजर आ रही हैं। ये प्रधानमंत्री का काफिला है। आप देखेंगे एक जैमर गाड़ी है उसमें। इसी के साथ साथ उनके सुरक्षा में जो गाड़ियां लगी हैं, पीछे एम्बुलेंस चलती है, उनकी अपनी एक गाड़ी है। ये सारी गाड़ियों का काफिला आमतौर पर आप देखेंगे बीटिंग रिट्रीट के दौरान प्रधानमंत्री का ये काफिला चलता है। ये भी देखिए, ये हमने इसीलिए नंबर लगाए हैं कि आप समझ सकें कि कितनी गाड़ियां पीएम के काफिले में होती हैं। ये सुरक्षा के मद्देनजर होती हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब इसमें उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब सीधा ये है कि प्रधानमंत्री खुद मिसाल बन रहे हैं। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद प्रधानमंत्री का यह फैसला आया। पीएम ने अपने सुरक्षा बेड़े में कटौती के निर्देश दिए। गाड़ियों की संख्या में 50% की कटौती करने को कहा है। बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज का इस्तेमाल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा निर्देशों से समझौते किए बिना अमल किया जाए। अब पीएम की हाल की जो घरेलू यात्रा के दौरान निर्देशों पर अमल भी होगा। एसपीजी ने
सुरक्षा इंतजाम ऐसे बनाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गाड़ियां कम की। गुजरात और असम में काफिले का आकार कम किया गया। सामान्य स्थिति में काफिले में 12 से 15 गाड़ियां होती हैं। एसपीजी की पायलट कार खतरे की एडवांस स्कैनिंग करती है। प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जैमर की गाड़ी भी होती है, आपको मैंने दिखाई। पीएम की कार जैसी डमी गाड़ियां भी साथ चलती हैं। ये सब सुरक्षा के मद्देनजर होता है। इमरजेंसी के लिए मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस साथ चलती है। एनएसजी कमांडोज की गाड़ियां भी काफिले में होती हैं। अब सुरक्षा के मद्देनजर ही इसे कम किया जाएगा। अब बचत के ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। तो अब आपको यह भी बताऊं कि दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री का काफिला कैसा होता है। दिल्ली से बाहर जब वो जाते हैं तो किसी भी राज्य में पीएम मोदी के काफिले में 30 से 40 वाहन होते हैं। काफिले में 50% गाड़ियां कम होने पर 20 वाहन होंगे। काफिले की गाड़ियां रोज औसतन 50 किलोमीटर चलती हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का एवरेज 4 से 5 किलोमीटर प्रति लीटर होता है। हर दिन करीब 250 लीटर डीजल बचने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक साल में 91,250 लीटर डीजल बचेगा और एक साल में ही करीब 1 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर उनकी गाड़ियों का काफिला बहुत कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपने काफिले को घटाएंगे। तो एसपीजी सुरक्षा के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी गाड़ियों की संख्या कम कर रही है। अब आपको दिखाती हूं पीएम मोदी की अपील का असर गृह मंत्री शाह के काफिले में भी नजर आया। ये देखिए गृह मंत्री का काफिला, 4 गाड़ियां चल रही हैं। अब उनका काफिला भी कम किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, उनकी भी सुरक्षा काफी बढ़ी हुई है, लेकिन उनके काफिले को भी कम किया गया है और ये उदाहरण के रूप में देश के सामने पेश किया जा रहा है। अब राजनाथ सिंह की तस्वीरें आपको दिखाती हूं, उनके काफिले में भी कटौती हुई है। ये एक एक करके तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब प्रधानमंत्री करेंगे तो सब मंत्री और मुख्यमंत्री भी करेंगे, और आप अगर उदाहरण पेश करेंगे तभी आप दूसरों से कह सकते हैं कि आप भी इसे फॉलो करें। अब आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे इस पर अमल कर रहे हैं। सीएम योगी के काफिले में अब 50% कम वाहन होंगे। मंत्रियों और नौकरशाहों के लिए 50% कमी का आदेश दिया गया है। बिहार में सीएम काफिले में वाहनों की संख्या कम होगी और मंत्रियों और विधायकों और सांसदों से अपील की गई है, बिना अतिरिक्त वाहन चलने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मोहन यादव के काफिले में अब 8 गाड़ियां हैं। मंत्रियों से भी कम गाड़ियों के उपयोग की अपील की गई। दौरे पर गाड़ियों की रैली नहीं निकालने की अपील की गई है। यह मध्य प्रदेश का हाल है। वहीं दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने क्या किया है? अपने काफिले में 50% वाहनों की कटौती कर दी है। मंत्रियों और विधायकों और अधिकारियों को आदेश दिया है कि जरूरत के मुताबिक ही वाहनों के इस्तेमाल किए जाए। राजस्थान में भी निर्देश जारी हो गए। सीएम भजनलाल ने काफिले में कटौती कर दी। अधिकारियों और नेताओं से संयम बरतने की अपील की गई है। तो ये मुख्यमंत्रियों के काफिलों में किस तरह का एक्शन हो रहा है ये आपको बता रही हूं। अब आपको ये भी बताती हूं कि आमतौर पर मैंने आपको बताया कि देश के प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में कितनी गाड़ियां होती हैं। अब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्रियों के कॉन्वॉय में कितनी गाड़ियां होती हैं। अब ये देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में 15 से 18 गाड़ियां होती हैं। अब 8 से 9 गाड़ियां रहेंगी। वहीं योगी आदित्यनाथ के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 14 से 16 गाड़ियां लेकर चलते थे। अब केवल 3 गाड़ियां रहेंगी, ये भूपेंद्र पटेल ने तय किया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में कटौती हुई है। 13 गाड़ियों की जगह अब सिर्फ 8 गाड़ियां चलेंगी। राजस्थान के सीएम के काफिले में 14 से 16 गाड़ियां होती थी, लेकिन अब भजनलाल जी 5 गाड़ियां लेकर ही चलेंगे। तो ये तस्वीर भी आपने देखी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पीएम मोदी की अपील के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में नजर आए। ये तस्वीर देखिए, ईवी गाड़ी लेकर निकले एकनाथ शिंदे और ये बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री की अपील को हम भी फॉलो कर रहे हैं, हमने ईवी में निकलने का फैसला लिया है। तो ये तस्वीरें नजर आई। तो ये तस्वीरें आपने देखी है, ईवी में निकले हैं। और इसी के साथ साथ गुजरात सीएम के काफिले में भी कटौती हो गई। जैसे मैंने कहा 3 गाड़ियां लेकर चलेंगे, अब वो 3 गाड़ियों में निकले हैं। इससे ज्यादा गाड़ियों का काफिला नहीं रहने वाला है।
प्रदेश की कर लेते हैं। सीएम योगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और 7 फैसले लिए और 10 अपील भी की है। अब आपको 7 फैसले बताती हूं पहले, जो उन्होंने अनिवार्य कर दिए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वीआईपी फ्लीट में 50% वाहन कम होंगे। योगी जी ने मंत्री, सांसद, विधायक हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, यह भी आदेश दे दिया है। बड़े संस्थानों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई। सरकारी बैठकें, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अब वर्चुअल होंगी, यानी ऑनलाइन होंगी। सचिवालय की 50% बैठकें ऑनलाइन की गई और रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइट्स कम इस्तेमाल होंगी। रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सब तो फैसले लिए हैं। अब इसी के साथ अपील क्या की है योगी आदित्यनाथ ने? यूपी में हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है, यानी कि गाड़ियों का इस्तेमाल ना हो। वहीं अपील यह भी कि मेट्रो, बस और पीएनजी के इस्तेमाल की बात कही उन्होंने। स्कूलों में बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ऑफिस टाइम और अलग अलग बैच में रखने की सलाह दी है। कारपूलिंग, साइकिलिंग, ईवी पर सबसे ज्यादा जोर है और 6 महीने तक गैर जरूरी विदेश यात्राएं टालने की अपील की। यह भी कि देश में शादी आयोजन और यूपी में डेस्टिनेशन वेडिंग्स को बढ़ावा दिया, यानी जो बात कही गई प्रधानमंत्री द्वारा कि विदेशी यात्रा न करें, तो उन्होंने कहा यूपी में कीजिए डेस्टिनेशन वेडिंग। जीआई टैग वाले स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन। खाद्य तेल का कम इस्तेमाल करने की उन्होंने बात कही। नेचुरल फार्मिंग पर जोर और विजिट माय स्टेट अभियान में पर्यटन को बढ़ावा देने की उन्होंने बात कही। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ अगर प्रधानमंत्री अपना काफिला कम कर रहे हैं, देश के अलग अलग मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री काफिला कम कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष ऐसा करेगा? आज की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। ये देखिए, गाड़ियों का काफिला देखिए। अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष के मुख्यमंत्री भी, विपक्ष के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी गाड़ियों का काफिला कम करेंगे? पंजाब के सीएम भगवंत मान का ये काफिला देखिए। अब देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी, स्थिति की गंभीरता इस तरह के सिंबलिज्म से महज खत्म नहीं हुई। आपको 2.5 महीने से ज्यादा लगा इस हकीकत को एक्नॉलेज करने, इससे रूबरू होने। अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं इसकी सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग। मोदी जी, 140 करोड़ लोग आपसे फरियाद करते हैं, अभी तुरंत इसी वक्त रशिया से तेल खरीदना शुरू कीजिए, रशिया से गैस खरीदनी शुरू कीजिए और बंद कीजिए ट्रंप की गुलामी करना। पंथ, पार्टी, विचारधारा, भाजपा, कांग्रेस, इससे दूर ऊपर सोच के, राष्ट्र का सोच के चलना, उनको दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि के व्यक्तित्व। दुनिया को ज्ञान देने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी एक्शन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं लिया है? हिमाचल प्रदेश ने तो पेट्रोल और डीजल के दाम तक बढ़ा दिए हैं। इस सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रनीति करने में विश्वास नहीं रखते। जब देश हित के लिए प्रधानमंत्री का इतना बड़ा आह्वान हुआ है, क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या हम स्कूटर, मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते? क्या हम सब्जी लेना जाना है तो हम पैदल नहीं जा सकते? साइकिल का उपयोग नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री की अपील का असर एक तरफ हो रहा है उनके मंत्रियों पर भी, मुख्यमंत्रियों पर भी, तो उधर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन एक असर सोने चांदी पर भी हो रहा है, जिसकी चमक फीकी पड़ रही है। आज से सोना चांदी खरीदना महंगा हो गया है। सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ गया, 6% से बढ़कर आयात शुल्क अब 15% हो गया। सोना चांदी आयात पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ा दी गई है और सोना चांदी की कीमतों में बम्पर उछाल आ गया है। अब एक झटके में सोना 9,000 रुपए महंगा हो गया है। चांदी की कीमतों में भी 22,000 का उछाल आ गया है। तो ये सब कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। अब समझ लीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री बार बार सोना नहीं खरीदने की या फिर खरीदारी टालने की अपील कर रहा है।
कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश से सोना बचाने की अपील क्यों कर रहे हैं? क्या है इस अपील के पीछे? क्या देश की अर्थव्यवस्था के लिए आगे कोई बड़ा खतरा खड़ा है? पीएम मोदी ने 2 दिन में एक ही संदेश दिया। संदेश था सोने की खरीदारी को टालने का, जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि पीएम मोदी ने ऐसी अपील क्यों की। इसकी एक वजह यह भी है कि हिंदुस्तानियों को सोने से प्रेम ज्यादा ही है, लेकिन पीएम कह रहे हैं कि खरीदारी कम कर दो, जिसके पीछे बड़ा कारण है डॉलर बचाना। आंकड़ों के मुताबिक भारत जरूरत का 90% सोना आयात करता है। भारत में सालाना सोने की खपत 700 से 800 टन है, जबकि घरेलू उत्पादन 1 से 2 टन ही है। बात 2024-25 की करें तो 58 अरब डॉलर का आयात किया गया था। अगले साल यानी 2025-26 में भारत ने 72 अरब डॉलर का आयात किया। आयात बिल में गोल्ड का हिस्सा 9% है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो या सोने की खरीद टाल दो। दुनिया के 10 देश जो सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं, उनमें चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। 2025 में चीन ने 590 टन सोना खरीदा था और भारत ने 462 टन, जबकि अमेरिका ने 109 टन सोना खरीदा था। आसान शब्दों में समझें तो भारत के लोग सोना बहुत खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सोने की मांग को पूरा करने के लिए हमें इसे विदेश से मंगाना पड़ता है। इसके लिए डॉलर खर्च होते हैं। जब देश से ज्यादा पैसा बाहर जाने लगता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। इसी आयात को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े किए हैं और पीएम मोदी अपील कर रहे हैं। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं चीन। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा क्या लेकर आ रहा है और क्या नहीं लेकर आ रहा है, दोनों ही आपको बताऊंगी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप आज चीन पहुंचे और सोचिए, चीन पर हमला करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति आज शी जिनपिंग से मिलने चीन ही पहुंच गए। अब ये दौरा हालांकि पहले से तय था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें देखिए। चीन के दौरे के लिए पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बीजिंग पहुंचे ट्रंप। और इसके बाद अगली तस्वीर भी दिखा दीजिए कैसे उनका स्वागत हुआ। ये देखिए, चीन में ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ। आपने देखा दोनों तरफ झंडे, एक तरफ चीन के झंडे, दूसरी तरफ अमेरिका के झंडे लिए स्कूली लड़कियां खड़ी हुई हैं और इस तरह से भव्य स्वागत डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। अब आपको बताती हूँ, 8 साल बाद बीजिंग पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। 2017 के बाद ट्रंप का ये पहला चीनी दौरा है। 15 मई तक बीजिंग में ही रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। चीन के उपराष्ट्रपति ने ट्रंप को रिसीव किया। ट्रंप जिनपिंग के बीच कई दौर की बातचीत होनी है। अब ट्रंप के लिए जिनपिंग स्टेट डिनर आयोजित करेंगे। ट्रंप के साथ मस्क, टिम कुक समेत 17 बड़े कारोबारी इस दौरे में शामिल हैं। दौरे में 9 लाख करोड़ से ज्यादा की डील संभव है। करार हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा विमान सौदा भी हो सकता है। ट्रंप के बीजिंग दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान युद्ध को माना जा रहा है, लेकिन यह भी आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक व्यापारी भी चीन पहुंचे हैं। और अगर सबसे बड़ा विमान सौदा इस बार होता है तो यह अमेरिका और चीन दोनों के ही हित में होगा। आपको सुनाती हूं कि चीन दौरे पर निकलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आया। ट्रंप चीन को सुपर पावर बता रहे हैं, जरा सुनिए। I think more than anything else, says we have massive relationships with China. We're the two superpowers. We're the strongest nation on earth in terms of military. China's considered second. Who knows? I mean, who knows? But we are. There's nobody even to come close. अब बीजिंग यात्रा के मायने क्या है, जरा जल्दी से ये भी आपको बताते हैं। ट्रंप का दौरा वैश्विक राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। दुश्मनी भूलकर जिनपिंग से मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
पहले घेरने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी, आपने देखा है हर बार वो बयान भी देते थे। लेकिन 2026 की शुरुआत में ही जुबानी जंग हुई थी। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर बड़े आरोप लगाए थे, चीन पर तकनीक चुराने का आरोप लगाया था, युद्ध में ईरान की मदद करने पर बयान दिया था। ट्रंप ने चीनी सामान पर भारी टैरिफ भी लगा दिए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए हमसे बच नहीं पाएंगे, हम इतना बुरा टैरिफ लगाएंगे आप पर 300%। ये भी आपको याद होगा। अब बीजिंग पहुंचने से पहले ट्रंप के बोल बिल्कुल बदल गए। क्या इस दौरे के पीछे सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज है? ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि हॉर्मुज खुलवाने में अभी तक नाकाम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या चीन इसमें मदद कर सकता है? ट्रंप को पता है कि चीन ईरान का सबसे बड़ा दोस्त है, चीन ही है जो ईरान को समझा सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि जिनपिंग ईरान पर दबाव डालें। हॉर्मुज खुलेगा तो तेल की कीमतें भी कम होंगी और दुनिया भर में जो सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर उठ रहे हैं वो भी कम होंगे। अब आपको वो 4 किरदार दिखा देती हूं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं चीन, तो ये बैठक जो है और ये जो मुलाकात है ये जिनपिंग और ट्रंप की, लेकिन ये 4 किरदार ऐसे हैं जिन पर तेल का पूरा खेल टिका हुआ है। अगर इन 4 किरदारों और उनके देशों में स्थिति सामान्य हो जाए तो दुनिया में तेल संकट खत्म हो सकता है। अब सवाल है कि क्या ट्रंप की यात्रा के पीछे भी यही मकसद है? क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई से ट्रंप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ट्रंप अब चाहते हैं कि चारों देश मिलकर इस युद्ध पर ब्रेक लगाएं? ट्रंप जानते हैं कि वो जिनपिंग ही है जो इस युद्ध को खत्म करवा सकते हैं और इसीलिए वो जिनपिंग की मदद चाहते हैं। अब सवाल है कि कब तक बंद रहेगा हॉर्मुज, क्योंकि हॉर्मुज खुलेगा तो तेल के दाम कम हो सकते हैं। हॉर्मुज बंद है और भारी नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है। अब आपको बताती हूं कि भारी नुकसान कैसे भारत उठा रहा है। हॉर्मुज के खुलने के बाद ही सब ठीक हो सकता है। अब ये देखिए, 90 दिन में अगर रोजाना नुकसान 1000 करोड़ का है तो कुल नुकसान 1 लाख करोड़ का होगा। और अगर ये भी आपको बताऊं कि 365 दिन में कितना नुकसान होगा, रोजाना 1000 करोड़ के हिसाब से 3.65 लाख करोड़ नुकसान भारत को हो रहा है। तो ऐसे में हॉर्मुज खुलेगा तो मदद होगी। तो ये जरूरी है आपको बताना कि पेट्रोलियम मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि 1000 करोड़ का नुकसान था। इसीलिए अब हॉर्मुज खुलने के बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। बात करेंगे विजय थलपति, क्योंकि विजय ने आज फ्लोर टेस्ट में विजय हासिल कर दी। विजय थलपति ने तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट वाली अग्नि परीक्षा पास कर सरकार को फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों का समर्थन मिला है। मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने फ्लोर टेस्ट की वोटिंग से पहले ही सदन से बाहर का रास्ता पकड़ लिया और नतीजों के बाद विजय का सीएम बनना जितना मुश्किल लग रहा था, बहुमत साबित करना उतना ही आसान रहा। 107 सीट वाली टीवीके को सदन में 144 वोट मिले। 22 विधायकों ने विजय के खिलाफ वोट दिया। बीजेपी के एकमात्र विधायक ने वोट नहीं दिया है। तो आपको ये बताऊं कि विजय ने बहुमत साबित किया, ये विजय का गुड लक है। लेकिन विजय के ज्योतिषी राधन का बैड लक शुरू हो गया। विजय ने उन्हें ओएसडी के पद से हटा दिया। कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कैसे ज्योतिषी को उन्होंने ओएसडी बना दिया और आज उनको हटा दिया गया और 24 घंटे के अंदर ही उन्हें हटाया गया। अब इसके पीछे वजह क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। इसके पीछे सीएम बनते ही ओएसडी पर विजय ने यू टर्न लिया है, क्योंकि रिकी राधन को ओएसडी के पद से उन्हें हटाना पड़ा। मुख्यमंत्री विजय के ज्योतिषी है रिकी राधन 12 मई को विजय के ओएसडी बनाए गए थे। राधन की नियुक्ति से विवाद खड़ा हो गया था। गठबंधन के सहयोगी खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेफ्ट ने कहा था कि ज्योतिषी को ओएसडी न बनाए, सरकार अंधविश्वास फैलाने वालों को बढ़ावा न दे। अब वीसीके ने दी थी साइंस पर फोकस करने की सलाह, डीएमडीके ने तो समर्थन देने से ही इनकार कर दिया। लंबे समय से विजय के पर्सनल ज्योतिषी रहे हैं, लेकिन अब विजय को अपने सहयोगियों की बात माननी होगी, इसीलिए उन्हें ओएसडी के पद से हटा दिया। अब विजय के लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि सहयोगियों की बात मानकर ही वो इस सरकार को आगे चला पाएंगे। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।